चलो जी, हमारे 3 प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस के हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो दिल्ली पुलिस के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलो आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला इफ 4 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 days, 12 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं 4 महिलाएं और 4 पुरुष और 8 महिलाएं। देन इन हाउ मैनी डेज कैन 9 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। इसी काम को करने के लिए अगर हम 9 पुरुष और 6 महिलाओं को एक साथ काम पे लगा दें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कौन सा काम? अच्छा ये है यदि 4 पुरुष, यहां पे या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यदि 4 पुरुष, या तो 4 पुरुषों पे काम करवा लो, ठीक है, या फिर 8 महिलाओं पे काम करवा लो, तो काम 12 दिन में पूरा करेंगे। मतलब 12 दिन के अंदर या तो 4 पुरुष उस काम को पूरा कर देंगे, या फिर ये 8 महिलाएं उस काम को 12 दिनों में पूरा कर देंगे। तो कह रहा है भैया 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? ठीक है, चलो जी थोड़ा सा इसकी निप हम और बढ़ा लेते हैं, और मैं यहाँ पेन यूज कर लेता हूँ येलो। अब ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन में बोला गया है 4 अभी ठीक है। चलो जी, 4 मैन एंड और 8 वुमेन, या तो आप 4 मैन पे काम करवा लो, वो काम 12 दिन में खत्म कर देंगे, ये क्या है हमारा टोटल वर्क, या फिर 8 वुमेन पे काम करवा लो, वो काम 12 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क या तो 4 पुरुष 12 दिन में काम खत्म कर देंगे, या फिर ये 8 वुमेन इस काम को 12 डेज में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 12 से 12 और 4 से कितनी बार? ये 2 बार, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा? 2/1। तो मैन और वुमेन की जो कार्य क्षमता है वो कितना है? 2:1, मतलब 2:1। मतलब मैन जो है, जो पुरुष है, वो एक दिन में 2 काम करता है, और जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 1 काम करते हैं। ठीक है, हमें ये काम हमें ये काम 9 पुरुष मतलब 9 मैन प्लस, यहाँ देखो इस बार एंड का इस्तेमाल हुआ है, और इंग्लिश में एंड और हिंदी में और शब्द का इस्तेमाल, या तो 9 पुरुषों को प्लस 6 महिलाओं को एक साथ काम पे लगा दो, 9 पुरुष और एक साथ काम पे 6 महिला लगा दो, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? कौन सा काम? जिस काम को 4 पुरुष 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, या फिर 8 महिलाएं 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक उठा लो, जिस काम को 4 पुरुष 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ मैन और वुमेन की हमने कार्य क्षमता इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिया, तो जरा मैन की जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो 9 × 2 प्लस 6 × 1 इंटू डी इक्वल 4 × m कितना है? 2 × 12, ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 18 और 6 कितना हो गया? 24 इंटू डी बराबर 4 × 2 × 12। 12 से इसे उड़ा दो 2 बार, और 2 से इसे उड़ा दो, तो डी की वैल्यू कितना आ गई? 4 डेज। तो ये 9 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर पॉइंट? चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ ईच आइटम। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत बताना है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? ठीक है जी, कितने वस्तुओं का? 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हमें लिखना है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ गया? 45/32। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखूं, तो क्रय मूल्य कितना है? 32, तो 32 लिख दिया,
और विक्रय मूल्य कितना है 45, तो 45 लिख दिया। तो मुझे कितने का फायदा होता है जरा बताओ, कितने का फायदा होता? 8 और 5 13, तो फायदा होता 13 का। किस पर? 32 पर, इंटू 100%। 4 से 8 बार और 4 से 25 बार। 25 की गुणा कर दो जरा किसमें? 13 में। 25 की गुणा पहले करो 10 में, 250, और 25 दिया 75। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया है, ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है इसकी। 25 की मल्टीप्लाई पहले हमने 10 × 3 लिख दिया इसको। पहले 25 की मल्टीप्लाई किसमें? 10 में, तो कितना बना? 250, और 25 दिया 75, और दोनों क्या कर दिया हमने? प्लस। तो क्या बन जाएगा? 325। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 325/8%। आंसर किस में है? पॉइंटों में। तो आप भी पॉइंटों में ही करो, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 चौक 32, ना जाने की 0 पॉइंट। अच्छा 40 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा सारे ऑप्शन 40 पॉइंट समथिंग है। चलो तो फिर आगे कैलकुलेट करो। ये बच्चा 5 पॉइंट लगा दिया आपने, 0 लगाओ। 8 से कितनी बार जाएगा? 8 6 48। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 40 पॉइंट के बाद 6 आ रहा है? ये वाला ऑप्शन है। चाहे आगे और भी कैलकुलेट करके देखो। ये हो गया 40 पॉइंट 6 48 हो गया, बचा कितना? 20 पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाओ। तो 8 से कितनी बार? 8 दूनी 16, बचा कितना? 4 पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाओ, 8 पंजे 40, तो 40.625। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? करो भैया नोट। देखो इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा आसान कैसे बनाया जा सकता है, आप देखते ही इस क्वेश्चन को कैसे पेपर में टैकल करेंगे। ये नहीं कि इतनी देर में रेशो बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। देखो जैसे इसने बोला क्वेश्चन में कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है कितनी वस्तुओं का? 32 का। जो सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो, पहले था मैं लिखूं 2a = 3b। मुझे डायरेक्ट a और b का रेशो चाहिए। जो नंबर a के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो कभी a के सामने नहीं आ सकता। जो नंबर b के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो कभी b के सामने नहीं आ सकता। तो a के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 2, तो ये a के सामने कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कहाँ जाएगा? b के सामने। और जो b के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा? a के आगे। तो रेशो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 3:2। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है, जैसे कि इसने इस क्वेश्चन में बोला कि सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का क्या चाहिए? रेशो। तो सेलिंग प्राइस के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 32, वो कहाँ जाएगा? कॉस्ट प्राइस के आगे। तो तुमने 32 लिख दिया। और जो नंबर लिखा हुआ है हमारे कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई में कितना है? 45, वो कहाँ चला जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस के सामने 45। बस देखो डायरेक्ट रेशो बन गया। कितने का प्रॉफिट है? 13 का। 13/32 × 100%। कैलकुलेशन अभी आपने सोल्व करी थी। तो आपको डायरेक्ट रेशो ऐसे बनाना है। क्लियर पॉइंट? चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इसने? एक पर्सन डिवाइड करता है हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज वाइफ का जो शेयर है टू हिज डॉटर एंड द डॉटर का जो शेयर है टू हिज सन आर बोथ इन द रेशो 1:4। द वाइफ को प्राप्त होते हैं 5000 लेस देन द सन। द वैल्यू इन ऑफ द होल प्रॉपर्टी इज। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति इस प्रकार से बांटता है कि उसकी जो पत्नी है, पत्नी का जो हिस्सा है और उसकी बेटी का जो हिस्सा है, उनका अनुपात, और बेटी का हिस्सा और उसके बेटे का हिस्सा, दोनों ही अनुपातों का जो रेशो है वो कितना है? 1:4। मैं आपको लिख के समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसकी जो वाइफ है, वाइफ का डॉटर के साथ जो रेशो है वो भी 1:4 है, और डॉटर का जो सन के साथ रेशो है वो भी 1:4 है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। सबसे पहला काम आप बनाएंगे सबका रेशो। आपको रेशो बनाना है वाइफ का, डॉटर का और सन का। देखो जी डी पे एंड डी से स्टार्ट, तो इसमें आप एन मेथड आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 और ये कितना आ जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। देखो क्वेश्चन में अब इसने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है यदि पत्नी को बेटे से कितना 5000 कम मिले, पत्नी वाइफ, और ये कौन है? सन। कितना कम मिल रहा है भाई? वाइफ को तो सिर्फ 1 रुपया ही दिया इसने और बेटे को दिया 16। भाई वाह, पत्नी को पैसा कम दे रहा है अपनी को। कितना कम दिया? 15। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कितना कम मिला है भाई वाइफ को? 5000। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताओ उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो कितनी थी कुल संपत्ति? 5 कितना हो गया? 21। तो कुल संपत्ति कितनी है? 21। तो 5000/15
इंटू 21, 5 से 1000 बार और 5 से 3 बार और 3 से 7 बार। तो कुल जो संपत्ति थी उस व्यक्ति की वो कितनी है? 7000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर पॉइंट? चलो जी, आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF। मतलब जो एलसीएम है वो HCF का 12 गुना है। और वन ऑफ द नंबर इज इट, हिंदी में देखना एक बार, एक संख्या 8 है। अच्छा, ये इट नहीं है, यहाँ पे 8 है। वन ऑफ द नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ द HCF एंड LCM। HCF और LCM, लैसे और मैसे का जो योग है वो कितना है? 52 है। एंड बताना है कि दूसरा जो नंबर है वो कितना है, ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक मतलब LCM, लैसे इसको बोलते हैं, कितना है? और महत्तम समापरिवर्तक का कितना गुना है? 12 है। मतलब HCF का LCM जो है वो 12 गुना है। एक संख्या 8 है और HCF और LCM, लैसे और मैसे का जो योगफल है वो कितना है? क्वेश्चन में 52 है। और हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। HCF को H लिख लें और LCM को L लिख लो। ठीक है, कितना गुना है भैया LCM इसका? 12 गुना। तो 12 और ये 1, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 12x है और ये सिर्फ x है। क्वेश्चन में तुम्हें एक बात दे दी कि दोनों का जो योग है वो कितना है? 52 है। तो मतलब 13x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना है? 52। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो 12 चौक 48 और 4 एकम 4। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनका LCM तो है 48 और उनका HCF कितना है? 4। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, HCF इंटू LCM, लैसे गुणा मैसे किसके बराबर होता है? दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। दोनों नंबर का जो गुणा होता है वो उनके LCM और HCF का मल्टीपल होता है। क्वेश्चन में तुम्हारा LCM भी आ गया, कितना आ गया? 48, LCM 48, और जो उसका HCF है वो कितना आ गया? 4। एक नंबर तुम्हें पता है, पहला नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कितना है? 8। तो हमें दूसरा नंबर पता करना है, सेकंड नंबर। 8 छिंग 48, 6 चौक 24, तो दूसरा नंबर कितना हो गया? 24। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करो नोट। आसान आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है भाई साहब एक, क्या कह रहा है वो? ईच साइड इज ए यूनिट, द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इज। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? ए इकाई की है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये तो बहुत आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। इसका एरिया, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 A²। ये फिलहाल इसमें हमसे कह रहा है उसका लंब बता दो, मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट होती है वो बता दो। तो जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसे हम बोलते हैं √3/2 A। ठीक है, फिलहाल इसने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, एरिया के बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैंने तुम्हें एरिया का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है ना, चलो जी। तो परपेंडिकुलर पूछा है, चाहे तो इसका बोल दे कि इसका परपेंडिकुलर, जब बोल दे मीडियन, सब समान होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यही हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है और यही हमारी मीडियन भी है। हट कैसी जनाब है, यही हमारी मीडियन भी है। ठीक है, इसको माध्यिका बोलते हैं, इसको मीडियन भी है इसका है। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में अगर मीडियन भी कहता है कि क्वेश्चन की मीडियन क्या होगी, तो मीडियन और परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, √3/2 A। फिलहाल हमें क्वेश्चन में बताना है कि बताओ इसका त्रिभुज के अंदर इस त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो बताना है। तो कितना हो जाएगा भैया? भुजा इसने बोली दिया हमें, भुजा कितना है? सिर्फ A है, तो √3/A। तो √3/A ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? √3/A, ऑप्शन नंबर ये, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है A √3/2, इस तरीके से, इसका यही मतलब है कि √3/2 A लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। चलो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है? क्वेश्चन में 6 बोला है इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 343 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज की जो अंत त्रिज्या होती है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 343 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की जो परिमाप है वो क्या है? पैरामीटर हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है,
और इसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या। हमें क्या निकालनी है इसकी, इन रेडियस, इसी को बोलते हैं इन रेडियस। पहले जरा ये बात समझो, ये जो आर है जिसको हम इन सर्कल की जो रेडियस है इसको हम इन सर्कल, ठीक है ना, सर्कल के अंदर बना हुआ है तो इसलिए इन सर्कल, और बाहर बना होता तो सर्कमफ्रेंस बोल देंगे, ठीक है, सर्कम सर्कल बोल देंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में एस। अभी एस क्या होता है, इसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पेरीमीटर। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी जब हम एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बाहर अगर सर्कल होता तो क्वेश्चन कैसे बनता, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन में हमें इन रेडियस भी दी हुई है कि सर्कल की अंदर वाली रेडियस कितनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें सेमी पैरामीटर यहाँ से हम फाइंड कर लें। सेमी पैरामीटर होता है कि इस ट्रायंगल का जो भी एरिया है, समझो कि इसकी भुजाएं हैं ABC, ABC अगर भुजा है तो S जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। इसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर जो इसका परिमाप है उसका क्या है, ये आधा है। और हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो S की वैल्यू निकालो और उसका 2 गुना कर दो। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है, 7 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 343 है। और बटे में क्या आ जाएगा हमारा S। 7 से कितनी बार जाएगा, 7 का ही तो क्यूब होता है, ये तो क्या बचेगा 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो जो S की वैल्यू है वो कितना आ गई, 49। ये हमारे पास अभी क्या आया है, पैरामीटर का आधा। तो हमें क्या चाहिए इसका, पैरामीटर। पैरामीटर चाहिए तो क्या कर देंगे, 49 का 2 टाइम्स कर दो। अगर ये 50 होता तो कितना होता, 2 गुना 100। 100 में से कितना घटा दें, 2 घटा दो। 100 में से अगर 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 98। तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, जो परिमाप है, वो कितना आ जाएगा भैया जरा बता दो, 98। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ सम ऑफ रुपी, अच्छा ये पॉइंट नहीं है साहब, ये कहना चाह रहा है 2,52,500 एट अ रेट ऑफ 4.5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर विल अमाउंट टू हाउ मच इन रुपीज में इफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की जाए तो 2.5 साल के अंदर 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से 2,52,500 रुपये कितने हो जाएंगे। चलो जी पता करते हैं कितने हो जाएंगे। यदि 2,52,500 रुपये की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो यह कितने धनराशि रुपए में हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T/100। क्लियर पॉइंट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन हमें पता है कितना है 2,52,500, रेट कितना दिया है इसने 4.5, टाइम कितना है 2.5 साल, और बटे में 100, गुणा लिख दो भैया, ये भी पॉइंट हटाओ और ये भी, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे 10 इंटू 10। चलो जी, ये 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 2 बार, ये भी 5 से 2 बार, ये भी 5 से 2 बार, तो नीचे कितना हो गया 4। ऊपर कितना हो गया जरा बताओ, ऊपर लिखा हुआ है 2525 और लिखा हुआ है 49। अब देखो 49 का पहाड़ा किसी को नहीं याद, कैलकुलेशन कैसे आसान बनाएंगे। हमें दिख रहा है कि अब 2 से ना तो ये कटेगा ना ही 2 से ये कटेगा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इंटू 4, 9 पंजे 45, 9 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो पहले इसमें 5 से गुणा कर दो, फिर इसमें 9 से गुणा कर दो, ठीक है। तो पहले चलो 9 से गुणा कर लो एक बार, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 5 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, 8 4 12 का 2 और 2। अभी इसमें किसकी गुणा और करेंगे, भाग यहाँ से, इसमें गुणा करेंगे किसकी, 9 की कर दी हमने, 5 की गुणा और कर दो इसमें, बस 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 से 5 से 25, यह आ गया 5 2 6 3 1 1। बस इस नंबर को फाइनली लास्ट में हमें डिवाइड और करना है, 6 2 5, इस नंबर को डिवाइड करना अभी 4 से, ठीक है। डिवाइड करो भैया 4 से, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बच गया 33, 4 से 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1, उतारा अगला नंबर 6, 4 चौक 16, अगला नंबर उतारा 2, ना जाने की 0,
अगला नंबर उतारा 5, 4 से करेंगे तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 से 4 दूनी 8, कितना बचा 4 पंजे 20। तो हमें 28,406.25 रुपये क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए। लेकिन क्या अमाउंट, हमें इसमें बस ऐड कर देना है 2,52,500। प्रिंसिपल में हमें ऐड कर देना है कितना, 28,406.25। यहाँ भी क्या है 0.00 लगा दो, तो यहाँ 25 का 25 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 4 9, 8 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 2 का 2। चलो जी, कितना आ गया भैया, 2,80,906। कौन सा ऑप्शन है, 2,80,906.25। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है साथ साथ में कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ, इन हाउ मैनी सेकेंड्स विल आ 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 97 किलोमीटर पर आवर कम फ्रॉम बिहाइंड एंड कंप्लीटली क्रॉस अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो कि ट्रैवल कर रही है 79 किलोमीटर प्रति घंटा इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फर्स्ट ट्रेन। 97 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हुई एक ट्रेन है जो कि 210 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है, 210 मीटर। और उसी दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पूरी तरह से क्या कर देगी, पार कर देगी। ठीक है ना। देखो चलो फोटो बना के समझाते हैं भैया। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 210 मीटर, इस दिशा में मान के चलो ये जा रही है, और इसकी जो स्पीड है वो है 97 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। और ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 97 किलोमीटर प्रति कम फ्रॉम बिहाइंड, ये पीछे से आती है और एक ट्रेन को पार करके चली जाती है। अच्छा, ये ट्रेन पीछे से आएगी, उसको पार करेगी। फोटो कवर हो जाएगा भाई। चलो जी, ये थोड़ा सा फोटो हमें, एक मिनट, अगर हम इस छोटी सी बात को, ये नहीं बनेगी बात तो इसको उड़ाई दो। ये ट्रेन तो पीछे से आती है, ये ट्रेन है जो पीछे से आती है, जिसकी लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी है क्वेश्चन में, 210 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 97 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। ये ट्रेन पीछे से आई और एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितना है, 240 मीटर, इसको पार करती है इसी डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में जा रही है जो ट्रेन, डायरेक्शन दोनों की सेम है, और इसकी स्पीड है 79 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन है जो पीछे से आती है 210 मीटर लंबी, 97 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, ये इसे पार करने में कितना समय लेगी। आप लोगों को एक बात पता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन को पार करे, किसी को भी पार करे, ट्रेन खुद की लंबाई प्लस जिस भी चीज़ को वो पार कर रही होती है उसकी लंबाई, मतलब अगर इस ट्रेन को इसे पार करना है तो खुद की लंबाई प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को पार करना होगा। मतलब कुल मिला के अगर ट्रेन इस ट्रेन को पार करना चाहती है तो इसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। अब बताओ जरा एक बार, ये 210 है, ये 240 है, तो कितना हो जाएगा, 450 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। अब डायरेक्शन कैसी है, सेम। अगर डायरेक्शन कैसी होती है, सेम, तो स्पीड क्या करते हैं हमेशा, माइनस। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा। ठीक है ना। तो बोलो कितने का अंतर है इसमें, 18 का। कितने का अंतर है इसमें, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब ये किस में है, मीटर में, और स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। 18 से 18 गया, और 5 से 5 निम 45, तो 90 सेकंड। 90 सेकंड में ये इसको पार कर देगी, इस वाली ट्रेन को। क्लियर पॉइंट। चलो जी देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज 700 बट द रिटेलर रिटेलर किताब को खरीदता है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 700। रिटेलर उसे खरीदता है कितने परसेंट के डिस्काउंट पर, 20% की छूट पर। तो कह रहा है बताओ, रिटेलर अगर सेल कर दे इस किताब को मार्केट प्राइस पर ही बेचे, तो ये बता दो उस रिटेलर का प्रॉफिट क्या होगा। मतलब कहना चाह रहे हैं पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 700 रुपये। लेकिन जो खुदरा विक्रेता होता है, मतलब जो रिटेलर होते हैं, मतलब समझ लो कोई बड़ी दुकान पे से कोई एक छोटी दुकान वाला बंदा खरीद के लेके आ रहा होगा, उसे 20% के डिस्काउंट पर वो किताब मिली है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, जो खुदरा व्यापारी है, जो रिटेलर है, वो उस किताब को अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, मतलब 700 का ही बेचेगा। तो बताओ कितने % का ये लाभ कमा लेगा। ये किताब क्या रुपये की भैया, 700। इसके ऊपर लिखा हुआ था 700 रुपये, मार्केट प्राइस लिखी हुई थी 700
रुपये। इसको 20% का डिस्काउंट मिला। देखो जो बड़ा दुकानदार है, ये जो बड़ा दुकानदार है, इसके पास से खरीदी है किसने? रिटेलर ने। किसने खरीदी है? रिटेलर ने। कितने परसेंट के डिस्काउंट पर खरीदी है भैया? 20% के डिस्काउंट पर खरीदी है। तो रिटेलर के लिए ये किताब कितने रुपए की पड़ी? 20% का डिस्काउंट होता है 1/5, मतलब 5 रुपए का सामान 4 का। ये इस बड़े वाले दुकानदार के लिए ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ये इस वाले दुकानदार के लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो रिटेलर है उसने तो इसको खरीदा है, उसके लिए क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। मतलब रिटेलर ने इसको 700 गुणा 4/5 पर खरीदा है। हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो मैं अब बात कर रहा हूं रिटेलर के संबंध में। तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस और रिटेलर का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 700 और 4/5। और हमें ये पता करना है, बता दो भैया सेलिंग प्राइस, हमें ये बता दो। वो कह रहा है कि भैया मैं तो इसे 700 में बेचूंगा, चाहे मैंने इसे कितने पे भी खरीदा हो। ठीक, 700 से 700 गया, मतलब 4 रुपए का सामान जो इसने खरीदा था, खरीद जो इसके लिए पड़ी 4 की, और इसको बेचना चाहता है 5 पे। कितने का लाभ कमाना चाहता है? 1 का। किस पर? 4 पर। 25% का लाभ ये कमा लेगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा इसे? 25%। क्लियर पॉइंट? चलो जी, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10। आसान क्वेश्चन ही है, हार्ड नहीं है। पर्सन लॉस करता है 18% ऑफ हिज मनी, खो गया भैया 18% उसकी मनी का। आफ्टर स्पेंडिंग 87% ऑफ द रिमाइंडर एंड ही लेफ्ट विद 122, उसके पास 122 रुपये बचते हैं। तो कह रहा बताओ हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव, मतलब टोटल कुल मिला के ये बता दो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। एक व्यक्ति अपने जो पैसे हैं, पैसे का 18% क्या कर दिया? उसने खो दिया। जो उसके पास पैसा बचा, उस बचे हुए पैसे का भी उसने 87% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। उसके बाद भी उसके पास 122 रुपये हैं जो बचे हुए हैं। तो कहने बताओ शुरुआत में इस व्यक्ति के पास कितना पैसा था? चलो जी, ये कह लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास रुपया था एक्स। एक्स में से उसने 18% क्या कर दिया? खो दिया। तो बचा कितना इसके पास में? अगर हम घटाएं 100 में से 18 घटा दो पहले, तो कितना आ जाएगा? 82। 82/100 ये इसके पास क्या बचा? रिमेनिंग। और रिमेनिंग का भी उसने 87% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना? सिर्फ 13 बराबर। और आज उसके पास बचा हुआ है 122। आज बचा हुआ है उसके पास 122। हमें ये पता करना है एक्स की वैल्यू, शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। चलो जी भैया देखो, एक्स बराबर कितना आएगा? 122, दोनों के दोनों 100 पर, अच्छा काट लें इसको एक बार, यहां से उड़ा लो, ये बन जाएगा 41 और ये हो जाएगा 50। तो इधर आ जाएगा ये कितना? 5000, और यहाँ बटे में कितना बन जाएगा? 41 गुणा 13। देखो दोनों ही प्राइम नंबर है, कटने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर में और नीचे में कुछ भी कॉमन भी नहीं है। तो अब तुम एक बात समझो, एग्जैक्ट वाले तो आंसर होंगे नहीं, मतलब आंसर पॉइंट वाले होंगे। पहली बात, उसमें भी ये 1143 है और ये 1144 है। ओहो, बहुत क्लोज हो गए दोनों। अगर ये थोड़ा दूर होते ना, तो इसको हम ऐसे करके सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, कि हम यहाँ क्या मान लेते? 40 मान लेते, कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाती है। लेकिन वो बहुत क्लोज है, तो भैया फिर तो प्रॉपर तरीके से उसको सोल्व भी करना पड़ेगा डिटेल में। चलो कोई नहीं, 5 की जगह इसमें मल्टीप्लाई करो एक बार। 122 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारे पास? ये 610, और हमारे पास जीरो कितनी थी? वहाँ 3। ये हो गया कितना? 6,10,000। ठीक है, हमने बस सिर्फ अभी इस 5 की हमने गुणा करी है, सिर्फ किसमें? 122 में। कैसे करके? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, तो 0 का 0, 1, 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 6,10,000। टोटल अमाउंट हो गया 6,10,000। और इसको हमें भाग करना है किससे? इन दोनों की गुणा कर देते हैं भैया। चलो इन दोनों की गुणा करेंगे, 13 करो, 13 चौके 52 और 13 एकम 13, तो यहाँ कितना आ गया? 5, 3 और 3। तो हमें इसे 533 से भाग करना पड़ेगा। चलो भैया प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड करते हैं। 533 से हम भाग करेंगे किसको? 6,10,000 को। चलो जी, पहली बार में भाग कितनी बार जाएगा इसका? 610 है, इधर एक बार जाएगा। एक बार भाग करेंगे इसमें, तो कितना बन जाएगा भैया? ये 5, 3, 3, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 77 बच गया। ठीक है जी, अगला उतारेंगे 0, फिर लगभग एक बार ही भाग जाएगा, तो फिर आएगा 5, 3, 3,
इसे घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा 7, 6 में से 3 गए तो 3 और यहाँ आएगा 237। अगला नंबर फिर 0 उतारेंगे। आप बताओ लगभग इसमें कितनी बार भाग इसमें जा सकता है। यहाँ सिर्फ कितना है हमारा 500 है, लगभग 500, और यहाँ लगभग हमारा किसके पास पहुँचने लगा हुआ 20 के। देखो 5 बार तो जाने से रहा, 4 बार लगभग जाएगा क्योंकि 5 चौक 20 होता है, और हम इसमें अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 2 3 1 2, 2132, 4 बार भाग चला गया, 2132 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा फिर देखो जरा एक बार। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, सॉरी 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ आ जाएगा 3, और हमारे पास इधर कितना बचा 2, तो 238 बचा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम 0 उतारेंगे लगभग देखो 2380 में लगभग फिर भाग कितनी बार जा सकता है 4 बार। 4 बार जाएगा तो अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, 3 बार भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा 4 बार, और 4 बार जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। इसमें ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट वाले तरीके से नहीं करा, नहीं तो अगर ऑप्शंस दूर दूर होते तो इसमें आप ऐसे कर सकते थे कि इसको 40 मान लो, तो जो आंसर फिर बहुत क्लोज आ जाता वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8000 बिकम कितना 1261 इन 18 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कैसा है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से अगर है तो 18 महीने में 8000 रुपये के ऊपर हमें चक्रवर्ती जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1261 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो हमें ये बता दो भैया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। ठीक है, सबसे पहला काम, अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हमें हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, या ब्याज अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हर 6 महीने में उससे पैसा लेंगे, या हमने अगर कहीं पैसा उधार ले लिया है तो हमें हर 6 महीने के बाद में पैसा पे करना पड़ेगा। टोटल महीने कितने हैं 18 महीने का मतलब ये है कि अर्धवार्षिक में ये बताओ कितने कितने महीने की चेन बनेगी 6 महीना 6 महीना 6 महीना, कितनी बार बनेगी 3 बार। पहले क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8000, और प्रिंसिपल से हमारा क्या बन गया, हमें चाहिए अमाउंट। प्रिंसिपल से अमाउंट चाहिए तो हमें प्रिंसिपल में जो ब्याज है वो कितना है 1261, उसे ऐड करना होगा, तो क्या बन जाएगा 9261 बन गया। और ये हुआ कितनी बार 3 बार, तो हम क्या कर देंगे भैया इसका क्यूब रूट। ठीक है, ये किसका क्यूब 20 का, ऊपर किसका क्यूब है 21 का, मतलब हमारा जो 20 से 21 हो जाता है कितने साल में आ रहा है, अभी ये रेशो हमारे पास आ गया 1 साल का। तो हमें ब्याज कितना मिला 1, किस पर 20 पर, तो 1/20 ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बस ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो उसको परसेंटेज बनाने के लिए हम 100% से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 20 से कितना आ जाएगा 5% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, लेकिन जल्दबाजी में आंसर अगर ऑप्शन में 5% होता तो 5% लगा मत देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुमने यहाँ पे यूज करा है वो अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने में 5% मिलता है, यहाँ फिर 6 महीने में 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर ईयर का होता है। तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा 10% है। ये अर्धवार्षिक था, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन यही होता, बात कर देता यही डिट्टो क्वेश्चन होता, बस इसमें 18 महीने की जगह पे 3 साल होता, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ना होकर के क्या होता ईयरली होता, तो भी आंसर हमारा कितना आता बताओ। सेम अगर यही क्वेश्चन होता तो फिर हमारा आंसर कितना होता सिर्फ 5%, अगर कैसा होता ईयरली होता। ठीक है ना, लेकिन अर्धवार्षिक है, 6 महीने पे लगा हुआ है, तो 6 महीने में 5% है, तो भैया 1 साल में कितना होगा, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में कितना होगा पूरा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर एनम 10% है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 देखो, 2 वायर हैं जो कि 18 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग है, आर टू बी कट इनटू द पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। हमें उन्हें इक्वल लेंथ में क्या करना है काटना है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, मतलब बड़ी सी बड़ी हम कितना बड़ा उस वायर को कट कर सकते हैं ईच पीस मीटर में। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तार को समान लंबाई के टुकड़ों में हमें काटना है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम से अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो मुझे बता दो, अगर एक 18 मीटर का टुकड़ा है, एक 24 मीटर का टुकड़ा है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा वायर काटूंगा, इतनी लंबाई का वायर काटूंगा ताकि मेरा, अगर मैं उस वायर को काटूं तो सबके सब, पहली बात तो सारे के सारे पीसेस इक्वल होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, वो प्रॉपरली ऐसा नहीं हो जाए कि भाई आपने देखा कि मैं तो 10 मीटर के काट दूं, अगर तुमने काटा 10 मीटर तो फिर तो 8 मीटर कटेगा, तो फिर तो बराबर हुए नहीं फिर वो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ता है, इनका HCF, क्या बोलते हैं उसको, लेस है। ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को काटे, ऐसा क्या नंबर होगा जरा बता दो, 6।
6 एक ऐसा नंबर है, 6 मीटर के तुम जब वायर काटोगे 6 मीटर के, अगर तुम उस टुकड़े को काटोगे 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, अब देखो 6 से 18 पूरा 3 बार पूरा कटेगा नहीं कटेगा, पीस भी इक्वल है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मीटर से बड़ा तुम काट भी नहीं सकते हो। ठीक, ऐसे 24 के अंदर काटोगे तो कितने पीस बन जाएंगे, 4 पीस बन जाएंगे। क्लियर पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या निकालते हैं, HCF। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला था, एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 63 है, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बता दो। तुम्हें एक बात पता होगी, यहाँ बात हो रही है कि कितने नंबर है टोटल नंबर। पहले तो बात हो रही ओड और इवन को तो भूल ही जाओ, सम और विषम को तो भूल ही जाओ। सबसे पहले ये देखो कि संख्या ही कितनी है, वो संख्या है वो 5। मतलब जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ही अपने आप में ओड है, क्वांटिटी ही क्या है, अपने आप में ओड है, इसको बोलते हैं विषम। ठीक है, संख्याएं तो है ही है ओड, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है, मतलब इनकी जो मात्रा है वो भी अपने आप में क्या है, विषम ही है। मतलब नंबर कितने हैं, वो 5 नंबर है। नंबर अगर 5 है तो जब क्वांटिटी हमारी कैसी होती है, ओड होती है, नंबर 5 है। इसका मतलब ये है अगर नंबर 5 है तो जो बीच का नंबर होता है, 2 इधर रह गए 2 इधर हो गए, जो बीच का नंबर है वही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। क्वेश्चन, इसका मतलब एवरेज क्वेश्चन में क्या बोला, 63। तो जो बीच का नंबर है वो क्या है, 63। हमें पता करना है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है, हर ओड नंबर के बीच में डिफरेंस कितने कितने का होता है, सिर्फ 2-2 का। अगर डिफरेंस 2-2 का होता है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे। मतलब कहने का ये है कि संख्या आगे कितनी है, 2, 1 और 2, हर संख्या में गैप कितने कितने का है, 2-2 का, तो 4 आगे पहुंचना पड़ेगा। तो 63 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 67। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 67। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, करे किसको, 90 को, 180 को, 240 एग्जैक्टली। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब तो फिर वही बात, इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, HCF। 90, 180 और 240। तो हमें अगर इस नंबरों का HCF निकालना है तो भैया निकालो HCF। सबसे पहला काम देखो, तुम्हें क्या करना है, जो तुम इसके फैक्टर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान हो जाती है। ऐसे ही 240 को तोड़ दिया हमने 10 में। HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबरों को काटे। तो सबके बीच में 10-10 कॉमन है भैया, तो हमने 10 बाहर निकाल दिया। हम इसका निकाल रहे हैं HCF। सब में 10-10 कॉमन था, हमने 10 बाहर निकाला। और ऐसा क्या नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों नंबरों में कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि भैया यहाँ 3 भी आता है, 3 और 3 है, इंटू ये 10 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ कितना है, 3 इंटू 6 है, इंटू 10 है। यहाँ कितना है, 3 इंटू 8 इंटू 10। तुमने 10-10 कॉमन सबके अंदर था, तुमने निकाल दिया। 3-3 सबके अंदर कॉमन है, निकाल दिया। इसके अलावा यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 8। अब 3, 6, 8 के अंदर कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब सिर्फ एक तो 10 कॉमन है इनमें और एक 3 कॉमन है। इसका मतलब है कि इनका जो HCF है, इनका जो लेस है वो कितना बन जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आओ जरा लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इंक्रीज 60%, हाउ मच शुड इट्स हाइट बी डिक्रीज, ताकि उसके रिटेन द सेम एरिया, उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन में बोला एक समकोण है भैया त्रिभुज, उसका आधार क्या है, 60% बढ़ा दिया गया या बढ़ा दिया जाता है। तो वो कह रहा है क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्षेत्रफल क्या रहे हमेशा मेरा इक्वल, तो बताओ उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये है हमारा समकोण, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल क्या होता है 90। इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। तुम सब लोग जानते हो भैया 1/2 क्या है कांस्टेंट, और जो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। वो ये कह रहा है जब 1/2 तो कांस्टेंट है, हमने बढ़ाया क्या है सिर्फ और सिर्फ बेस 60%। बेस को हमने क्या बढ़ा दिया 60% इंक्रीज कर दिया। तो कह रहे हैं बताओ हाइट पर हम हाइट को कितना रिड्यूस कर दें ताकि एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर एरिया पर कुछ भी प्रभाव नहीं चाहते हो, इसका मतलब है कि बेस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइट के। जितना ज़्यादा तुम बेस बढ़ाते जाओगे उतना ही तुम्हें हाइट कम करते रहनी पड़ेगी। जितना तुम बेस कम करोगे उतना ही तुम्हें हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। तो तुमने अगर बेस को 60% बढ़ा दिया, 60% का मतलब होता है 3/5। तो जो तुम्हारा बेस है वो हो गया 5 से 8। अगर तुमने बढ़ाया है तो प्लस करके लिख दो, 5 और 3 8। अगर तुमने बेस को बढ़ा दिया तो तुम्हें हाइट को कम करना होगा। हाइट तुम्हें 8 से 5 करनी होगी,
कितना रिड्यूस करनी होगी तुम्हें हाइट? 3। किससे? 8 से, इंटू 100%। और 4 से उड़ा दें इसको हम 2 बार, और 4 से उड़ा दें 25 बार, तो कितना आ गया? इधर लिख देते हैं हम इसको सोल्व करके, 75/2%। आंसर किस में है? पॉइंटों में है। 2 से इसको उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10। 37.5% क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी तुम्हें हाइट को, अगर तुम चाहते हो कि एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बस 2 की जगह पे यहाँ क्या कर देंगे? 5। 2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ? 5। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अभी आप थोड़े से 2-3 प्रैक्टिस सेट और करवाने के बाद में फिर हम धीमे धीमे करके चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी आप इन चीज़ों को देखो, और अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों के अंदर और क्या ऐड ऑन होना चाहिए तो आप कमेंट में बताएं जरूर एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू।